हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की सीरीज, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द अकाउंटिंग प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल, दोनों का सेम मीनिंग है। क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, हम लोग देख लेते हैं। द अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर दैट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉलो टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, classify, summarize and interpret financial data transactions, and it also ensure the accuracy, consistency and reliability of financial data, helping stakeholder and make informed decisions. So accounting process या accounting cycle एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर होता है जो बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, जिससे कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जा सके, क्लासिफाई किया जा सके, समराइज किया जा सके और इंटरप्रेट किया जा सके। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि फाइनेंशियल डेटा जो भी है ना वो एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल रहे, जिससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस के ओनर्स हो गए, हमारे मैनेजर्स हो गए जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सही डिसीजन ले सके। ठीक है। तो बेसिकली इसके अकाउंटिंग प्रोसेस की एक पूरी साइकिल होती है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अभी इसको वन बाय वन डिटेल में। तो सबसे पहले इसका क्या प्रोसीजर है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स, हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पहचानना और उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल एंट्रीज बनती हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कर देना। उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बैलेंसेस ऑफ लिस्ट, यानी कि ये चेक करने के लिए कि डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर्ली टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्कशीट चेक करते हैं, उस हिसाब से फिर एडजस्ट करते हैं जितनी भी एंट्रीज होती हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और बाद में हमारे जो भी अकाउंट्स हैं उनको, बुक्स हैं वो उनको क्लोज कर देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सो नंबर वन स्टेप है आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, सो एन अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स व्हेन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। अकाउंटिंग साइकिल कब स्टार्ट होती है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है, या आपके पर्सनल भी कोई बिजनेस खुले हुए हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग साइकिल उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई ट्रांजेक्शन्स, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको रोज के लेन देन करने पड़ते हैं, रोज के ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो जब भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है तभी अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है। अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो कंपनीज विल हैव मेनी ट्रांजेक्शन थ्रू आउट देयर अकाउंटिंग साइकिल। तो कंपनीज की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अकाउंटिंग साइकिल में। ठीक है, क्या खरीदा, क्या सेल करा, ठीक है, कितने, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये डे टू डे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना उनको हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई रखना पड़ता है। ठीक है, सो कंपनीज के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग साइकिल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे अलग अलग नेचर की हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डेट पे ऑफ, एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जैसे सेल्स है, सेल्स का अकाउंटिंग जैसे माल खरीदा या बेचा, रॉ मटेरियल का परचेज करना, ठीक है, उधार लेना या देना, एक्विजिशन ऑफ असेट्स, कोई नए असेट्स आए जैसे मशीन आपने परचेज की है या फिर बिल्डिंग को लेना। ठीक है, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गई, इन सब का पेमेंट करना। तो जितने भी ये अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना होता है, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है। ठीक है, तो इन सभी ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, इनमें से ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, सो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे जितने भी बैलेंस शीट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, नाउ रिकॉर्ड transactions in a journal. This is our second step. So with the transaction set in place, the next step is to record these entries in the company's journal in chronological order. In debiting one or more accounts and crediting one or more account, the debit and credit must always balance. Transactions को हमने आइडेंटिफाई करा, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम लोग जनरल में रखेंगे। ठीक है, सो जब सारी ट्रांजेक्शन डिसाइड हो जाती है तो अगला स्टेप कंपनी का क्या होता है, जनरल में जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, वो भी टाइम के ऑर्डर के हिसाब से। तो जब भी किसी एक से या ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है या किसी एक या ज़्यादा अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है, तो टोटल डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, जितना पैसा एक साइड से कम हो रहा है उतना पैसा दूसरी साइड से भी
बढ़ना चाहिए। इस तरह से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमेशा बैलेंस बना रहता है। उसका जितना भी बैलेंस है वो अ, उसको हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ता है। मतलब जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है और इन दोनों का बैलेंस हमेशा लेवल होना चाहिए, उनका हमेशा इनका बैलेंस बना होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप, पोस्टिंग टू द जनरल लेजर। Transactions one recorded are then posted to individual accounts in the general ledger. The general ledger gives a breakup of all accounting activities by account. So this gives the bookkeeper the ability to monitor balance and positions by account. देखो हमने जनरल में एंट्री करी, ठीक है, एक एक करके जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको हमने जनरल में पोस्ट कर दिया, जनरल में एंट्रीज कर दी, हमने देख लिया डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, दोनों का बैलेंस बराबर है, दोनों का बैलेंस लेवल पे है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लेजर। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है तब उन्हें जर्नल लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बना के अंदर पोस्ट किया जाता है। ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये एक बड़ी अकाउंटिंग बुक होती है जिसमें हर एक अकाउंट का अलग अलग रिकॉर्ड होता है। ये बताता है कि किस किस अकाउंट में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। ठीक है, तो जनरल लेजर हर एक अकाउंट का अलग अलग बैलेंस दिखाता है। बुक कीपर क्या होता है, इससे बुक कीपर को ना आसानी हो जाती है कि वो देख सकते हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। तो इससे क्या होता है, मॉनिटरिंग इजी हो जाती है। ठीक है, और किसी भी गलती को पकड़ना सिंपल हो जाता है। अब आप हर एक चीज का अकाउंट अलग अलग बनाओगे तो उसमें आप आसानी से देख सकते हो रिकॉर्ड में कि कितना पैसा गया है कितना पैसा आया है। तो इससे क्या होता है, बुक कीपर को आसानी हो जाती है मॉनिटरिंग करना। ठीक है, इसलिए जनरल लेजर बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। At the end of the accounting period, which may be quarterly, monthly, or yearly, depending on the company, a total balance is calculated for the accounts. Now, trial balance क्या होता है? List of balance. ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पीरियड मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो सकता है, जो कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सभी जितने भी लेजर्स अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको कैलकुलेट किए जाते हैं, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है या गलत है या फिर कोई मैथमेटिकल एरर है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब कि एंट्री सही है, बराबर है। ठीक है, अगर मिस्टेक होती है तो एरर फाइंड करके उनको करेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वर्कशीट। सो व्हेन द डेबिट एंड क्रेडिट ऑन द ट्रायल बैलेंस डोंट मैच, ठीक है, अगर इनकी एंट्री सही है, बराबर मैच हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर वर्कशीट में डेबिट एंड क्रेडिट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो बुक कीपर मस्ट लुक फॉर द एरर्स एंड मेक करेक्टिव एडजस्टमेंट डेटा ट्रैक ऑन द वर्कशीट। तो बुक कीपर क्या करता है, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, उसके बाद जितने भी करेक्टिव एडजस्टमेंट होते हैं उनको ठीक करके ट्रायल बैलेंस को ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज। अब क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज है ना उनको एडजस्ट करना है कि कौन सी एंट्री कहाँ आएगी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एडजस्टिंग एंट्री मस्ट बी पोस्टेड टू अकाउंट फॉर एक्यूरेंस एंड डिफरेंस। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैच इनकम एंड एक्सपेंसेस टू द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि वो एंट्रीज जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में की जाती है ताकि एक्यूरेंस और डिफरेंस को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि इनकम और एक्सपेंसेस को उनके सही अकाउंटिंग पीरियड के साथ मैच करना। मतलब जो इनकम या एक्सपेंसेस जिस पीरियड का है उसी पीरियड में प्रॉपरली रिकॉर्ड हो। तो ये एंट्री जरूरी होती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और एक्यूरेट बना रहे। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So after making the adjustment entries, a company will agree a financial statement as a next step. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं कंपनी वाले, जब पूरे एंट्रीज हो जाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। सो द मोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड एन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स इक्विटी, इन सबके क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये अगला स्टेप होता है जिसमें सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली दिखाई जाती है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। ठीक है, जैसे मोस्टली कॉमनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गया। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, जो कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड दिखाती है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, इक्विटी, उनको बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो इनफ्लो आउटफ्लो, ये जितनी होती है सारी चीजें बताई जाती हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की इक्विटी का स्टेटस दिखाता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये सब जो स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे पता चल सके कि किस में कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो हो रहा है, कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशंस है। ठीक है, ना नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग साइकिल का क्लोजिंग टेम्पररी अकाउंट्स वाया क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, तो क्लोजिंग, a company ends the accounting cycle by closing its books on a specified closing date. Since the revenue and expenses accounts are temporary accounts that show position for a certain period, therefore they are closed and zeroed at the end, zeroed out at the end of the accounting cycle. So balance sheet accounts are not temporary, therefore they are carried forward in the next accounting cycle. So closing temporary accounts via closing entries. मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग साइकिल का एंड में कंपनी अपनी बुक्स क्लोज करती है ये फिक्स क्लोजिंग डेट पर। ठीक है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स टेम्पररी होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पोजीशन दिखाते हैं, तो इस वजह से जो अकाउंटिंग साइकिल के एंड पर इन्हें क्लोज करके जीरो कर दिया जाता है ताकि नए साइकिल के लिए फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो सके। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट अकाउंट्स होते हैं जैसे एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, इक्विटी हो गए, ये टेम्पररी नहीं होते, इसलिए इन्हें नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये क्लोजिंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन रहे और नए फाइनेंशियल ईयर के लिए भी प्रॉपर बेस मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, प्रोसेस उसका क्या होता है अकाउंटिंग का, ट्रांजैक्शन से लेकर लास्ट क्लोजिंग टेम्परेरी अकाउंट्स तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।